हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है आपके सीए इंटरमीडिएट के लिए। उसमें आपका पेपर नंबर है 6B, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टडी मटेरियल हम लोग रेफर करने वाले हैं मई 2025 और उससे आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए जो इशू किया गया है वो वाला। आपको भी यही स्टडी मटेरियल इशू करना है सितंबर एग्जाम और उसके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। जब तक इंस्टीट्यूट कोई नया स्टडी मटेरियल इशू नहीं करता तब तक आपको यही स्टडी मटेरियल मई 2025 एग्जाम्स के बाद आने वाले हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। आ जाओ, हमारी पढ़ाई शुरू है दोस्तों टॉपिक नंबर 1.5 की। टॉपिक नंबर 1.5 क्या है मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। आ जाओ, टॉपिक नंबर 1.5 है हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 1.5 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 1.13 पे आपको मिलेगा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला तरीका विजन स्टेटमेंट, दूसरा मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद वैल्यूज़। तो अभी तक हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट में मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पहला टॉपिक पढ़ के हो चुका है। सेकंड, हमारा विजन पढ़ के हो चुका है, मिशन पढ़ के हो चुका है एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हमारा टोटली डिस्कस हो चुका है। सारे वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.5 का आखिरी पड़ाव जो है आपका वैल्यूज ऑब्लिक वैल्यू सिस्टम। तो आ जाओ, पढ़ते हैं और समझते हैं और एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज are the deep rooted principles which guide an organization's decisions and actions। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वैल्यूज क्या होती है? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी जीवन, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारे जीवन जीने का एक तरीका होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन सिद्धांत और प्रिंसिपल्स को बेस बना के हम अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, अभी और वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं। जैसे हमारे भारत में ओवरऑल सिनेरियो कैसे होता है, प्रिंसिपल्स डीप रूटेड संस्कार क्या होते हैं हमारे, कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा एक 4 पिलर्स है हमारे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं यानी मटेरियलिस्टिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें सारा कुछ आ गया। पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, वो सारा आपका अर्थ वाले पिलर में इंक्लूड हो जाता है। तो अर्थ कमाने के भी धर्म धर्म के धर्म को मान के, धर्म को जान के ही हम पैसा कमाते हैं। हमें चोरी का पैसा नहीं चाहिए, हमें क्राइम करके पैसा नहीं कमाना है। हमें सही रास्ते से धर्म के मार्ग पर चलकर जो पैसा मिलेगा उतने में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये हमारे कल्चरली रूटेड डीप प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में डिमांड एंड सप्लाई के गेम में इन्वॉल्व होती है, वो देखती है कि डिमांड मार्केट में कौन से है, कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज की है। उसमें से एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या क्या कैपेसिटीज़ है, हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो सारी बातें उनका एनालिसिस करके फिर डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है कि हम किन प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड को मार्केट में फुलफिल करेंगे। तो ये सारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए और उसको धर्म के मार्ग पर लेके आने के लिए कुछ डीप रूटेड प्रिंसिपल्स होते हैं। बिजनेस में भी ये डीप रूटेड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, उन्हें वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम कहा जाता है। आप बेसिकली इन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस कह सकते हो। Values are the deep-rooted principles which guide an organization's decisions and actions. Collins and Porras succinctly define core values as being inherent and sacrosanct. They can never be compromised either for convenience or short-term economic gain. तो भाई साहब, जो वैल्यूज़ होती है आपकी, उनसे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बिहेव नहीं कर पाओगे और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए आप अपनी वैल्यूज़ को छोड़ नहीं सकते। यही हमारे पुरानी एक कहावत है, हमारे यहाँ पे मुहावरा टाइप यूज़ होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए।
है ना, एक बार जो वचन दे दिया उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया आपके वैल्यूज के लिए। चलो, बेसिक बात आपको समझ में आ गई ना, वैल्यूज होता क्या है। जब तक हम अपने कल्चरली रूटेड एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे हमारे यहाँ पे प्रभु श्री राम की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत को धारण किया था। एक पत्नी व्रत यानी जीवन में केवल एक ही स्त्री से शादी करेंगे और वो थी सीता माता, करेक्ट। तो इसीलिए उनकी ये वन ऑफ द रीजंस है कि उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उनको भगवान मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, उनकी वैल्यूज वैसी थी, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलो दिमाग में फिट हो गए थे, यानी बस गए थे। तो इसी तरीके से क्या होता है, देखो, वैल्यूज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस एंड एक्शंस। कॉलिंस एंड पोरस सक्सेंटली डिफाइन कोर वैल्यूज एज बीइंग इनहेरेंट एंड सैक्रोसैंक्ट। इनहेरेंट होती है वो, आप उनको बदल नहीं सकते, उनके ऊपर आप उनको अडेप्ट कर सकते हो, लेकिन जो उनका कोर होगा, जो जिस्ट होगा, उसे नहीं बदल पाओगे आप। उनके प्लेटफॉर्म, उनके फाउंडेशन को आप चेंज नहीं कर पाओगे। देन they can never be compromised either for convenience or short-term economic gains. Values often reflect the values of the company's founders. Obviously कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो उसके ओनर्स होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं, उसे हम LLP कहते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि लीगल कंप्लायंसेस एंड ट्रांजैक्शन में आसानी हो जाए। वैल्यूज ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। तो जो लोग कंपनी बनाएंगे ऑब्वियसली उनकी वैल्यूज ही उस कंपनी में रिफ्लेक्ट होने वाली है। हेवलेट पैकर्ड्स सेलिब्रेटेड HP वे। अब यहाँ पर उन्होंने वैल्यू का एक जनरल एग्जाम्पल दिया है। कौन सा ब्रांड यूज किया उन्होंने? हेवलेट पैकर्ड वाला, जो लैपटॉप्स बनाते हैं, HP के जो लैपटॉप आते हैं ना, वो वाला ब्रांड। Values often reflect the values of companies' founders. Hewlett Packard's celebrated HP way is an example. They are the source of company's distinctiveness and must be maintained at all cost. इसीलिए आप देखोगे कि डायग्राम में भी जो है ना, वैल्यूज को क्या कहा गया है? दे आर इनहेरेंट एंड सैक्रोसैंक्ट। मतलब क्या हो गया, आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन सारे चीज़ों में आपकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होगी। जो भी कंपनी के फाउंडर्स होंगे, वैल्यूज इनहेरेंटली इन सारे लेयर्स में आपको एप्लीकेबल होने वाली है। इसलिए वैल्यूज का एक वाइडर स्क्वायर आपको यहाँ पर दिखेगा और उसके एक बेसिक प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। उस बेसिक प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर अपना इंटेंशन बनाओगे, विजन बनाओगे, मिशन बनाओगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, एंड कलेक्टिवली ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो जनरलाइज मीनिंग आपको वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम का समझ में आ गया। वैल्यूज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर कन्वीनियंस और शॉर्ट टर्म गेन्स, एंड वैल्यूज ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग आते हैं वैल्यूज के डिटेल्ड स्टडी मटेरियल पे, जो आपको पेज नंबर 1.12 पे मिलने वाला है। वैल्यूज में हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है रतन टाटा जी का बिजनेस। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वो हम पढ़ते हैं वैल्यूज के। बिजनेस एज आई हैव सीन इट। अब ये जो वर्डिंग्स है ना, ये सारे वर्डिंग्स श्री रतन टाटा जी के हैं। बिजनेस एज आई हैव सीन इट प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू। इट नीड्स यू टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। यानी जब भी कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा या बिजनेस करेगा, तो एक ग्रेट डिमांड, ये जो बिजनेस का सिनेरियो है, इसकी एक ग्रेट डिमांड होती है, एक बहुत ही ग्रेट रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट रतन टाटा जी हमें बताते हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको बिजनेस करना है तो एक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो रिक्वायरमेंट क्या है?
It needs you to self-impose a framework of ethics, values, fairness and objectivity on yourself. यानी voluntarily आपको एक value system या values का framework अपने business में हमेशा follow करना पड़ेगा. कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको values सिखाएगा नहीं. अगर आपको business करना है, long term आपको market में exist करना है, बहुत सारे customers को आपको जोड़ना है और अपने business को domestically और internationally grow करना है, तो ये basic requirement है business की. कौन सी? It needs you to impose a framework of ethics. It needs you to self impose, यानी voluntarily खुद ही अपने value systems को बनाओ और अपने business में उन्हें integrate करो. It needs you to self impose a framework of ethics, values, fairness and objectivity on yourself at all times. यानी जब तक आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में 24/7 आपको ये वैल्यू सिस्टम फॉलो करनी है. यहीं पे क्या हमें क्या पता चला था यहाँ पे? दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, हमने अभी पढ़ा था जनरल मीनिंग में वैल्यू के. Values are inherent and sacrosanct. They can never be compromised either for convenience or short-term economic gain. यहाँ पर भी सेम मैसेज कन्वे किया जा रहा है. और जो हमारा वैल्यू का जो एग्जाम्पल हमें बताया गया है, वहाँ पर रतन टाटा जी ने भी सेम बात हमें बताई थी कि भाई वैल्यूज़ में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. देन सेकंड एग्जाम्पल देखो. अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज आर इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी. ये बिजनेस की वैल्यूज़ है. अब वैल्यूज़ जो होती है ना, वो आपके सिनेरियो के हिसाब से बनानी चाहिए. आपका एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी वैल्यूज़, सेट ऑफ वैल्यूज़ आपकी अलग होगी. एज अ बिजनेस हाउस आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ अलग होगी. जो भी रिलेशनशिप है ना, दो पार्टीज जो होती है उनके बीच में का जो रिलेशनशिप होगा, उसके बेसिस के ऊपर उन ट्रांजैक्शंस की, उन लेन देन की वैल्यूज़, उन लेन देन की जो वैल्यू सिस्टम है वो डिसाइड होगी. तो सिनेरियो के हिसाब से, जैसे हमारे कल्चर में कहा जाता है कि भाई साहब डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हमारा क्या है? देश, काल, परिस्थिति. यानी टोटल सिनेरियो, टोटल सर्कमस्टांसेस को आप ध्यान में रखो और उसके बाद में फिर अपना निर्णय लेना. देश, काल, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय को लेना चाहिए, तब आपका जीवन सफल बनेगा. ये बेसिक प्रिंसिपल हमारे भारतीय कल्चर में आता है. तो उसी तरीके से बिजनेस में आपको क्या क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज आप इंटीग्रेट करा सकते हो? इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, यानी कस्टमर का ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, उनको उल्लू मत बनाओ, ठीक है. देन अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी. देन ह्यूमिलिटी यानी हम्बलनेस, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करने का है ना. इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी. तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है वैल्यूज के. अब आगे हम क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज. तो यहां से लेकर यहां तक बिजनेस सिनेरियोज में वैल्यू सिस्टम या वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हमें पढ़ना है. बट वाई आर वैल्यूज सो इम्पॉर्टेंट? ये हमारे सामने सवाल है. बट वाई आर वैल्यूज सो इम्पॉर्टेंट? तो उसका जवाब क्या मिलता है हमें? अ कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव. यानी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन दोनों के ऊपर आपकी वैल्यू सिस्टम का इम्पैक्ट पड़ने वाला है. अ कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशंस ऑफ डायलेमा. जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, डायलेमा है, वहाँ पर आप किस तरीके से बिहेव करोगे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके कल्चरल रिचनेस को. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success. Employees prefer to work with employers whose values resonate with them. The ones they can relate to in their daily work and personal life. जैसा कि आप एजुकेशन फील्ड में अभी हो, आप कॉमर्स फील्ड में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप ये भी सोचते हो ना कि अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कौन सी कंपनी में या कौन से सेक्टर में जॉब करना चाहूँगा या जॉब करना चाहूँगी, ये सोचते हो ना आप क्या करते हो? इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है आज के समय में ईजिली, तो आप देखोगे आपको जिस कंपनी में काम करने की इच्छा है, आप
हल्के में उनकी वेबसाइट विजिट कर लोगे, थोड़ा सा उनका होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन थोड़ा देखोगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, उनके करियर सेक्शन, करियर वाला जो पोर्टल है उनका, वहाँ पे जाओगे, किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है वो देखोगे। फिर ओवरऑल आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है उनकी वेबसाइट का, उनके जब उनसे आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे तो ये सारी बातें फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं यार, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, अगर यहाँ इस कंपनी में या इस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे जॉब मिलता है तो मेरे करियर के लिए ग्रोथ होगी। तो सिमिलरली जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो जिन्हें काम की ज़रूरत होती है, जो ढूंढते हैं जॉब को, वो इससे रिलेट करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रिफर टू वर्क विथ एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यू रेजोनेट विद देम, यानी अगर मैं एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहूँगा तो मुझे, मैं जिस कल्चर से आता हूँ, मैं जिस कल्चर में कंफर्टेबल हूँ, मेरे दिलो दिमाग में जिस कल्चर के बारे में रिस्पेक्ट है, अगर वो सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिचुएशन, सेम लोग जिनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, मुझे अगर उस कंपनी में मिलते हैं तो मैं हंसी को राजी खुशी उस कंपनी में काम करूँगा, लंबे समय तक काम करूँगा, मैं करियर यानी जॉब स्विच करने की नहीं सोचूंगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है the ones they can relate to in their daily work and personal life। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिस्कशन है, रियल लाइफ में हम सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी 1-2% हम सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन, समय व्यर्थ नहीं करते, लेकिन एकेडमिक डिस्कशन है तो हम उसको पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं। Interestingly, majority of consumers say that they would prefer to buy products and services from companies that have a purpose that reflects their own value and belief system। अब ये थोड़ा सा controversial statement हो सकता है। Majority of the consumers say that they would prefer to buy products and services from companies that have a purpose that reflect their own value and belief system। अब यहाँ पर 50-50 चांसेस, यहाँ पर 50-50 सिचुएशन है। एज अ कस्टमर मुझे मेरा डिमांड फुलफिल करना है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कम से कम कॉस्ट में, यानी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जब मैं कोई परचेस करने जाऊंगा एज अ कस्टमर, तो मेरा फर्स्ट एक्शन जो होगा, फर्स्ट थॉट जो होगा, वो ये कंपनी की वैल्यू सिस्टम वगैरह के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। मैं देखूंगा, मार्केट में जाऊंगा, भाई फटाफट निकालो, ट्रॉली में भरो, अपने बिलिंग सिस्टम करो और बाहर निकलो, है ना। जो ग्रोसरी वाले ब्रांड्स होते हैं या फिर जो टेक्सटाइल यानी कपड़े वाले ब्रांड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिलीफ और वैल्यू सिस्टम में नहीं देखते। लेकिन इसी का मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, भारत का ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे पतंजलि ब्रांड है हमारा, जो बाबा रामदेव चलाते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर में पहले कोई इंडियन ब्रांड उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब भी उनकी पतंजलि की जब एंट्री हुई एफएमसीजी मार्केट में, तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम लेके वो एंटर हुए, जो था नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। तो जो भी नेशनलिस्ट लोग थे, जो भी पैट्रियट थे, उन्होंने क्या कर लिया, फटाक से फॉरेन की कंपनी से स्विच मार के पतंजलि का सामान खरीदना शुरू कर दिया। तो 50-50 होता है यहाँ पर। हर बार कोई हर डिसीजन लेते समय हर बार कस्टमर बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जहाँ पर नेशनल सेंटिमेंट, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, वहाँ पर फर्स्ट लेयर ऑफ थॉट हमेशा ये वाली होगी। तो आपको इस तरीके से रियलिस्टिक एग्जांपल्स जो होंगे उनके साथ अपने इस टॉपिक्स को कनेक्ट करके पढ़ना है, तब आपको ध्यान में आ जाएगा। Interestingly, majority of the consumers say that they would prefer to buy products and services from companies that have a purpose that reflect their own value and belief system। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरे लोग इलेक्ट होके आ गए, उनका क्या था, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स है। मेक इन इंडिया, उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, रेलवेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो उनका क्या था, भाई साहब जो भी टैक्सेशन का मनी हमारा आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करोगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और जो एक्सपेंसेस आप करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो भी लोगों के जेब में ही जाने वाला है। किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी को ही काम मिलेगा, वो प्राइवेट कंपनी इंजीनियर्स हायर करेगी, आर्किटेक्ट्स हायर करेगी, लेबर हायर करेगी, सपोर्ट स्टाफ हायर करेगी, उनको सैलरी प्रोवाइड करेगी, उनको सैलरी मिलेगी तो वो जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी ग्रोसरीज खरीदेंगे, डेली बिजनेस, डेली लाइफ का जो खर्चा होता है वो करेंगे, उनके जेब में पैसा आएगा तो एजुकेशन सेक्टर में जाएगा, हेल्थ सेक्टर में जाएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसको प्रॉपरली एक्सपेंड करो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करो, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, नए एवेन्यूज़ खोलो, लीगल कंप्लायंस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके एकदम सिंपल बनाओ। तो ये बहुत सारी बातें
होती है। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ वाला एग्जाम्पल है वो बिजनेसेस के लिए भी हमने लिया है और यानी गवर्नमेंट एंटिटीज जो है उनके लिए भी लिया है। 2014 के बाद 3 इलेक्शन में लगातार बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट करके दिया। वो इलेक्ट क्यों किया, अब उसको हम बिजनेस के प्रिंसिपल से देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, लोगों के, भारतीय सिटीजन्स के दिलो दिमाग में क्या डिमांड थी, इंडिया विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए, हमारे भारत में सब सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ये एक नेशनल एस्पिरेशन था, लेकिन उसको प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। तो 2014 में एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा, लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा और एक पावरफुल लीडर लोगों को ऑफर किया जो चेंज ला सकता है। लोगों ने पूरा साथ दिया 2014, 2019 और उसके बाद में 2014, 1500, हाँ 18-19 में जब भी हुआ होगा, और उसके बाद में अभी 2024 में 25 में जब हमारा इलेक्शन हुआ था सेंट्रल में, फिर से वही गवर्नमेंट रिपीट हुई है। यानी क्या हुआ, लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये जो वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम वाली चीज़ है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत सारी अलग अलग जगहों पे होता है। वन ऑफ द एप्लीकेशन बिजनेस में है, आप डिमांड एंड सप्लाई के गेम को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी मार्केट पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक नंबर 4, वैल्यूज इन एक्शन। फॉर रेफरेंस, अ लॉट ऑफ वैल्यूज वर पुट टू एक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन leaders of the organization put people before everything else. It projected how deep the foundation of the organizations were and how important it was for them to uphold their core values. अब यहाँ पर एक और रियल लाइफ एग्जांपल था, कोविड-19 पैंडेमिक, टोटल लॉकडाउन था, कोई हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, नया डिसीज़ था, नए प्रकार का एयरबॉर्न डिसीज़ था, रेस्पिरेटरी डिसीज़ था। तो बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा चैरिटी वर्क किया, इतनी ज़्यादा एक दूसरे को मदद की है कि आप उसकी कोई सीमा नहीं लगा सकते। एज अ नेशन हमने भी जो वैक्सीन मैत्री वाला डिप्लोमेटिक मिशन चलाया था, उसमें मेरे ख्याल से मैंने जब सुना था, मैंने भी यूट्यूब वीडियो पे सुना था, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के किसी पर्सनल से मैंने सुना था, जो उनका इंटरव्यू या ब्रीफिंग चल रहा था, कि भारत ने अपने साथ साथ 80 देशों को, यानी 80 कंट्रीज़ को वैक्सीन भेजी थी। उसका कोई उन्होंने सेल वगैरह नहीं किया था। ये हमारा जो विश्व बंधु, जो विश्व मित्र, उनका जो मिशन है कि हम सब पूरे नेशंस को एक साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, डोमेस्टिकली भी वो एप्लीकेबल है और इंटरनेशनली भी वो अप्लाई कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, भाई म्यूचुअल ग्रोथ के पाथ पर हमें जाना है। तो कोविड-19 पैंडेमिक में आपको वैक्सीन मैत्री वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन भी आपको देखने को मिलता है इस वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने ये दिखा दिया कि भारत का कोर डीएनए क्या है। भाई हम तो खुद की, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हम डेवलप नेशन नहीं है, हम बहुत ज़्यादा अमीर नेशन नहीं है, हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आज भी गरीबी है भारत में, लेकिन हमसे जितना बन पड़ेगा, हम अपने लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन हमसे जितना बन पड़ेगा हम दूसरे देशों की भी मदद करेंगे। तो ये कोर बिलीफ्स वैल्यू सिस्टम जो है, जो इंडियन कल्चर में है, वो गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किया थ्रू वैक्सीन मैत्री। ऐसे और बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे चलते हैं, ये एकदम कोर वाला है। जैसे यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकाला, लेकिन साथ में कोई दूसरे देश के भी स्टूडेंट्स हैं जो भारत का झंडा लेके वॉर जोन से बाहर निकल रहे थे। उसके बाद में टर्की में हमारा डिप्लोमेटिक मिशन गया था, वहाँ पे भी वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम का आपको एप्लीकेशन दिखता है। जब टर्की में जो भूकंप वगैरह हुआ था, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहाँ पे गए थे मदद करने के लिए। तो ये सारे डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं। तो ये जो वैल्यू सिस्टम जो होती है ना आपकी, ये आपके बिजनेस सिनेरियो में भी एप्लीकेबल होती है, और ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी एप्लीकेबल होती है, चैरिटी सेक्टर, यानी प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह पर वैल्यूज एंड बिलीव्स आपके ये जो सिस्टम होती है, वैल्यू सिस्टम एप्लीकेबल होती है। For reference, a lot of values were put to action during COVID-19 pandemic when leaders of the organizations put people before everything else. It projected how deep the foundation of the organizations were and how important it was for them to uphold their core values. अब यहाँ पर वैल्यूज़ जो है ना, ये आपका आउटर सर्कल दिखता है, ये आपका फाउंडेशन है। इन कोर वैल्यूज़ जो होती है आपकी, उनका रिफ्लेक्शन आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो वैल्यूज़ जो है वो
सारे लेयर्स में अप्लाई होती है आपके। ठीक है, ये बेसिक इंटरप्रिटेशन है इस डायग्राम का। रिलेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, आप इस डायग्राम को नाम दे सकते हो। देन the above graphic represents the interconnection of intent, vision, mission, goals and values. Values remain the center or core of vision, mission, goals and putting all of them to action. तो हमने क्या बोला था यहाँ पर भाई साहब, ये values जो है ये आपका common platform है। आपकी values आपके हर एक एक्शन में रिफ्लेक्ट होगी एज अ बिजनेस हाउस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होगी। विजन इज फॉलोड बाय मिशन, फॉलोड बाय गोल्स एंड फाइनली एग्जीक्यूटिंग वाया रियल एक्शंस। अब यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वो आता है वैल्यूज ऑफ HDFC बैंक। जो हमारा पहले से एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। HDFC Bank is committed to maintaining the highest level of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance। कौन सी बातें बोली है यहाँ पर? हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड पहला हो गया आपका ये। दूसरा कौन सा हो गया? प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। ठीक है, देन तीसरा क्या हो गया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चौथी वैल्यू क्या हो गई आपकी? रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, HDFC Bank's business philosophy is based on 5 core values। वो वैल्यूज कौन सी है? ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी। सोर्स क्या है इस एग्जाम्पल का? HDFC की वेबसाइट के ऊपर से ICAI ने ये वैल्यूज उठा के आपको प्रोवाइड की है। एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब इसको जब आपको एक डिटेल में पढ़ना है तो आप HDFC की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट में ने भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं भी यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा का देके बर्डन बढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, बस आप ये हेडिंग्स याद रखना, और अगर एग्जाम में एग्जाम्पल आप कोट करना चाहो तो ये एग्जाम्पल आप वैल्यूज़ के लिए कोट कर सकते हो अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्पल्स। जैसे कि रतन टाटा जी का एग्जाम्पल देखा था और कॉमन एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। अब ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये जनरलाइज्ड बोली गई है। रतन टाटा जी ने क्या बोला था? सेल्फ इम्पोज फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी वॉलंटरीली खुद होके आपको इंप्लीमेंट करना है। HDFC बैंक ने कौन सी वैल्यूज उनके बिजनेस के हिसाब से बनाई? भाई साहब, एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो वैल्यूज होती है ना आपकी, वो आपके बिजनेस से रिलेवेंट होनी चाहिए, आपके बिजनेस को बिजनेस में उनकी जगह होनी चाहिए, वो वहां पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। देन आखिरी पोर्शन पे आप लोग आ गए हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इंटेंट वर्सेस वैल्यूज विच इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। संदीप, अब यहां पे सवाल क्या पूछा गया भाई साहब? इंटेंट ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है या वैल्यूज ज्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट है? संदीप, a human resource manager thinks that intent is bigger concept than values. Is he right? तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया? एक संदीप नाम के भाई साहब है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, और वो एज अ संदीप की सोच क्या है? संदीप को क्या लगता है कि ये जो इंटेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये वैल्यू के कॉन्सेप्ट से बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका सही जवाब क्या है? संदीप भाई साहब, आप इस सिनेरियो में आपका ओपिनियन गलत है। क्यों गलत है? As values and intent are two different concepts, intent is purpose of doing business while values are the principles that guide decision making of business. They both go hand in hand while the intent is sometimes driven by values. So values are more or so wider than intent. तो ये जवाब हो गया आपका भाई साहब, नहीं, वैल्यू वाइडर कॉन्सेप्ट है, इंटेंट उसमें उसके अंदर समाहित होता है। अब ये डायग्राम आपको देनी है। वैल्यूज का सर्कल बड़ा है आपका, वो आपके लिए फाउंडेशन है, वो आपका एक प्लेटफॉर्म है। वैल्यूज पहले बनती है, उसके बाद में इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप किया जाता है, और ये वैल्यूज इन सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी हमारा डिस्कस हो चुका है, और हमारा टॉपिक नंबर 1.5 होता है यहाँ पर समाप्त। अब अगले वीडियो से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहिए।